चलिए हम आपके सामने आ गए। स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी देरी के, और बहुत कुछ सीखने वाले हैं हमेशा की तरह। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे आज अपन, ठीक है? थ्योरी कंप्लीट करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद में आपके सामने जो आगे की चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो यही थी क्या वो क्लास? हाँ यही थी, ठीक है ना? ओके। लिखना क्यों है भाई? कल दे दी ना फाइल आपको मैंने, ये पढ़ लिया ना सबने जो मैंने आपको बोला था कल? कर लिया ना? गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई। ये बच्चा कह रहा है इन सेंटर कब होगा, वो कब होगा, मतलब बीच बीच में से सब कुछ चाहिए इसको। इन सेंटर अभी चाहिए, ट्राइंगल बिना पढ़े, और तो सेंटर कब होगा। अब जो नाम याद आ रहे हैं वो बोल रहा है बेचारा, उसको क्या टेंशन है जिंदगी में। लेकिन ढंग से पढ़ो, एक एक तरीके से पढ़ो, तब सीख पाओगे ना। चलेगा, आइए स्टार्ट करते हैं चीज़ों को बिना किसी देरी के, और बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं चीज़ों को। A4 साइज एक साथ दूंगा, है ना? A4 साइज इसका मैं एक साथ दूंगा, मैंने पीपीटी लिखा हुआ है। A4 साइज में एक साथ दूंगा, ऐसे नहीं कि भाई 4 लाइन से एंगल अलग दे दिया, ऐसा नहीं, एक साथ दूंगा, है ना? इसलिए मैंने अभी A4 इसका नहीं डाला है, ठीक है? ओके, पूरा एक साथ कंपाइल कराऊंगा, ठीक है ना? अरे आईबी का एग्जाम है तो क्या कर रहा है वो एग्जाम, बताओ मेरे को। पढ़, थोड़ा बहुत भी पढ़े हो ना तो पेपर का क्वेश्चन वही आ रहे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं, कुछ भी अलग नहीं जा रहा है। अभी पढ़ लेते हैं अपन भी। देखो भाई, अब क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल की कुछ विधियां होती हैं। जैसे कि आप कोई भी एंगल को मापते हो ना, तो आप ऐसे नहीं माप सकते एंगल को। एंगल को मापने की शास्त्रीय विधि होती है, इसको हेक्साडेसिमल नहीं बोलते हैं, ये गलत लिखा हुआ है इंग्लिश में, है ना? तो आप इसको इंग्लिश सिस्टम कहिए, ठीक है, ध्यान रखिए। इसको हिंदी में कहते हैं शास्त्रिक विधि, जिसे हम डिग्री नापते हैं ना, डिग्री में, ठीक है सर। एक गतिक विधि होती है, सेंटेसिमल विधि होती है ना? और उसको फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं? फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। तो इसको ग्रेड में नापते हैं, पता है? फ्रेंच में आपके जो एंगल है ना, अपन तो डिग्री बोलते हैं क्योंकि अपन यूके से प्रभावित है ना? ठीक है, अपन यूके से प्रभावित हो तो अपन डिग्री डिग्री बोलते हैं। और अगर हम फ्रेंच सिस्टम की बात करें, अगर मैं फ्रेंच में बात करें, तो आपके लिए ग्रेडिंग सिस्टम चलता है वहां पर। और आपका जो सर्कुलर मेजरमेंट भी होता है, जहां पर अपन रेडियन में नापते हैं। क्लियर? चलिए, तो शास्त्रिक विधि आपके सामने होने वाली है, जहां पर हम एंगल को डिग्री में नापते हैं। अब इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे जिसे डिग्री या अंश कहते हैं, ठीक है? जिसे क्या कहते हैं? डिग्री या अंश कहते हैं। यानी कि एक आपका जो राइट एंगल होगा उसे 90 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। अब एक जो डिग्री है ना, 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे हम मिनट कहते हैं, और प्रत्येक मिनट को 60 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, उसे हम सेकंड कहते हैं। तो ये बहुत ही क्लासिक चीज होने वाली है, आपको सीखने को मिलने वाला है। देखो क्या होता है, समझने की कोशिश कर लो, बस हो जाएगा काम। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि अगर अगर मैं एक डिग्री की बात करूं, तो एक डिग्री कितने मिनट के बराबर है? तो आपके 60 मिनट के बराबर है। और 60 मिनट आपके कितने सेकंड के बराबर है? तो 3600 सेकंड के बराबर है। सब लोग जानते हैं इस चीज को। क्लियर है ना? तो यही कॉन्सेप्ट है। और अगर हम 90 डिग्री की बात करें, तो 90 डिग्री क्या है? एक आपका राइट एंगल है, जो कि यहां लिखा भी गया है, समकोण है, जो कि यहां लिखा भी गया है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये चीज जो है वो सेम लिखी गई है। तो पहले लॉजिक समझने में आना जरूरी है कि भाई हम अगर किसी भी डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, है ना, या फिर किसी भी डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो इस पे क्वेश्चन काफी सारे आ जाते हैं। मैं सबसे सिंपल बात करना चाहता हूं कि अगर हम एक डिग्री का मान निकालें, तो सॉरी, एक रेडियन का मान निकालें, तो एक रेडियन किसके बराबर होता है? तो अगर हम एक रेडियन की बात करें, तो ध्यान से सुनना, ये रेडियन है सर। अगर हम इसको डिग्री में देखते हैं, तो डिग्री क्या होता है सर? एक रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। सर ये क्या हो गया, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं सर, यहां जो डिग्री है और ये जो पाई है, रेडियन में पाई को ही 180 कहा जाता है, लेकिन डायमेंशन अलग अलग है। जैसे कि 180 डिग्री अपॉन पाई, क्योंकि आप एक रेडियन को डिग्री में बदल रहे हो, राइट? और जहां डिग्री बना रहे हो, तो ऊपर डिग्री ही तो आएगा, इसलिए। इस पवन कुमार को तुम चुप कराओगे या मैं कराऊं? बताओ। अरे पढ़ ले यार, होशियारचंद मत बन जाता यार, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है भाई साहब। हाँ यार, पता नहीं क्या बेची है इसके, पता नहीं। चलिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं 180 डिग्री अपन पाई हो गया। चलिए, अगर हम आगे बात करते हैं, तो सर इसको अगर हम एक रेडियन को डिग्री में लिखना चाहें, प्रॉपर डिग्री में, अब ये कोई अकेला डिग्री थोड़ी ना है, इसको कन्वर्ट करना सिखाएंगे, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो 180 डिग्री अपॉन 22/7 इसको हम लिख सकते हैं।
यस लिख सकते हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो 22/7 ही ली जाएगी सॉल्व करने के लिए। क्या हम ये कह सकते हैं, ये कितना हो गया, 2 से काटने पर 90 डिग्री इंटू 7/11, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 630 डिग्री बटे 11। कोई दिक्कत? अब ये तो डिग्री में है ना भाई, हमें तो किस में चाहिए, हमें तो मिनट और सेकंड में भी रिप्रेजेंट करना है। अब कैसे कर पाऊंगा, तो सर 630 सुनना, बस इसी से ही समझ में आ जाएगा। तो मैं 11 का भाग देता हूं पहले, तो देखो 11 पंजे 55, बचे हमारे पास कितने 8, 11 7 77, तो ये तो जो पूरा पूरा डिविजिबल हो गया, ये तो डिग्री है। लेकिन जो बचा 3/11, ये किस संदर्भ में है सर, अभी तो ये डिग्री है, लेकिन अगर आप इसको और भी आगे कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप इस डिग्री को 60 से गुणा करके मिनट में बदल सकते हो। अब ये मिनट बन गया, क्योंकि 60 से गुणा कर दिया तो 57 डिग्री एक तरफ हो गया, अब इसको कोई काम नहीं है। अब 180/11 को सॉल्व करो और ये मिनट में आएगा, यानी कि डैश में आएगा। सॉल्व करते हैं, 11 एकम 11, बचे कितने 7, 11 छिंग 66, तो हो गया ना भाई 16 मिनट। और बचा कितना, 11 एकम 11 बचे 7, 11 छिंग 6 बचे 4/11। अब ये 4/11 है, तो ये किस में है सर, ये मिनट में है। इसको किस में बदलोगे, सेकंड में बदलोगे, फिर 60 से गुणा करेंगे, और अब ये जो 60 से गुणा करने पर सेकंड में बदल जाएगा। तो अब 57 डिग्री हो गया, 16 मिनट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 240/11, तो 11 दूनी 22, बचे कितने अपने सामने 2, और 11 एकम 11, 21 सेकंड। तो यहां से ये चीज निकल कर आती है सर कि कभी भी, ये मैंने इसलिए आपको सिखाया क्योंकि आपके लिए बहुत काम आने वाली चीज है। पेपर में ये पूछ लिया जाता है कि एक रेडियन बराबर क्या है, और यहां से आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे, थोड़े बहुत कन्वर्ट करना आ गया होगा भाई। क्योंकि अगर हम किसी भी थीटा को देखते हैं तो उसको मिनट और सेकंड में भी लिख सकते हैं, तो कभी भी आपको इस तरह से देकर रेडियन में भी पूछा जा सकता है कि भाई इसको पूरे को कन्वर्ट कर दो, राइट। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे हैं और इस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, जिनको नहीं समझ में आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये चीज हमारे कब समझाने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया, इंग्लिश सिस्टम के बारे में हमने जान लिया। अब आते हैं हम सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम फ्रेंच सिस्टम भी होता है, जिसको ग्रेड में नापा जाता है। एक पद्धति होती है जहां पर एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। कॉन्सेप्ट समझना, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है। देखिए, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम डिग्री की बात करते हैं तो उसमें एक समकोण को कितने भागों में बांटा जाता है, 90। और एक, अगर मैं ग्रेड सिस्टम की बात करूं तो एक समकोण को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। गॉट इट। चलिए, तो यहां पर भी वही वाली बात आ गई कि अगर प्रत्येक ग्रेड को अगर मैं 100 बराबर भागों में बांट देता हूं तो वो मिनट कहलाता है, और प्रत्येक मिनट को 100 बराबर भागों में बांट दूं तो वो सेकंड कहलाता है। वो उसी पे डिपेंड करता है ग्रेडिंग सिस्टम। तो यानी कि अगर मैं बात करूं एक समकोण यानी कि 90 डिग्री बराबर कितना होता है सर, 90 डिग्री बराबर 100 ग्रेड। मजी आई। तो आज आपको पता चल रहा है ना कि ये ग्रेड क्या है, ग्रेड एक फ्रेंच सिस्टम है। ग्रेड क्या है, एक फ्रेंच सिस्टम है, और आप 90 डिग्री को 100 ग्रेड लिख सकते हो। क्लियर है। चलिए, तो ये बहुत क्वालिटी चीजें हैं, थोड़ी बहुत आपके दिमाग में बैठेंगी तो आपके आएंगी भी। ठीक है, ये पद्धति होती है, अलग अलग पद्धति पे हम बात कर रहे हैं। ओके, चीजें क्लियर है। और यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि भैया एक ग्रेड 100 बराबर भागों में अगर मैं बांट देता हूं तो वो क्या कहलाता है, मिनट कहलाता है। यानी कि एक ग्रेड को मैं क्या बोल सकता हूं, 100 मिनट बोल सकता हूं, लेकिन एक डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 60 मिनट। गॉट इट, गॉट इट। क्योंकि हम जितनी भी चीजें जी रहे हैं ना, हम ब्रिटिश के हिसाब से जी रहे हैं। सिंबल्स का फर्क फर्क देखिए आप, इसलिए बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा सिंबल्स जो है स्टैंडर्डाइजेशन में रखे गए हैं। अगर आप नापते हो, देखते होंगे कि कभी कोई प्लॉट नापता है तो कभी कोई स्क्वायर फीट में नापता है, कभी कोई गज में नापता है, कभी कोई यार्ड में नापता है। तो उनके अलग अलग वहां चलने वाले पॉपुलर सिंबल्स है, पॉपुलर यूनिट्स है जो कि काम आती है। तो फ्रेंच में ये चलता है ग्रेड इस तरह से। चलिए, तो यहां पर ये समझ में आ रहा है ना बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और रिलेशन आप निकाल ही सकते हो कि यहां एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है और वहां पर एक समकोण बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। क्लियर, कॉमन सेंस वाली बात है, पढ़ते रहोगे तो दिमाग में भी आता रहेगा। ठीक है, और यहां मिनट में देख लेना है ना। अब आते हैं सबसे मेजर चीज पर, वृत्तीय माप, सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजर, यही है वो। ठीक है सर जी, कल 5 PM यूट्यूब पर क्लास होगी, तो हाँ, ये मैं रिशेड्यूल करूंगा, ऑलरेडी आपको पता है ना। परसों शनिवार को लेने वाला हूं क्लास। ठीक है,
शनिवार को लंबा लेने के लिए, क्लास को लंबा लेने के लिए, और है ना, पढ़ लो प्लीज, है ना। अभी ये इशू नहीं है कोई, है ना, ये उल्टा फायदा है तुम्हारा, चुप रहिए प्लीज ना। व्रतीय माप के ऊपर चलते हैं, सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन। ठीक है, किसी वृत्त के आर्क द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण का मान रेडियन होता है। अब रेडियन बराबर क्या होता है, चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, तो रेडियन बराबर क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, चलिए, तो ये आर्क अपॉन रेडियस बोल दिया, तो हम इसको डिग्री में भी बदल सकते हैं, वो तो हमारी मतलब इसलिए हम कहते हैं कि जो यहाँ पर कोण लिया जाता है, जो यहाँ पर कोण लिया जाता है वो रेडियन में ही मापा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा, जब कभी भी आपको कभी चाप की लंबाई देता है तो वो हमेशा 16/पाई, 21/पाई ऐसे देता है। कारण क्या है, क्योंकि जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो तो ये जो फॉर्मूला है ये रेडियन मेजर्स के काम आता है। सो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब पता है, मतलब मैं आपको कहता हूं, देखो अच्छा पढ़ने से है ना, आपके पास हर चीज का क्यों होगा। कभी हमारे पास क्यों नहीं होता, तो क्यों के लिए क्या करते हैं, हम रीडिंग करते हैं, जितना भी हम डीप पढ़ सके। कारण होना चाहिए, सर हम क्यों नापते हैं रेडियन में, क्योंकि यह हमारे सर्कुलर मेजरमेंट में आता है, और सर्कुलर मेजरमेंट एक एंगल को मापने की अलग पद्धति है, और उसमें एंगल रेडियन में ही मापा जाता है। इंग्लिश सिस्टम में एंगल को डिग्री में मापा जाता है, और फ्रेंच सिस्टम में एंगल को ग्रेड में मापा जाता है। एक बच्चा बोला आर्क क्या होता है, उसको मानता हूं आर्क समझ में नहीं आया, तो भाई तेरे को चाप तो समझ में आया होगा, या तुझे चाप भी समझ में नहीं आया तो फिर 7वीं कैसे पास की। बड़ी समस्या है भाई। चलिए, तो चाप अपॉन त्रिज्या बोल लीजिए, आर्क अपॉन रेडियस बोल दीजिए, बात बराबर हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और इस रेडियन को हम सर्कुलर मेजरमेंट में ये भी लिखते हैं ना, इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो उस जमाने में चाप नहीं था, कौन से जमाने के हो, सब जमाने में था, हमें हमेशा से था चाप तो। और हम तो पैर उससे भी बनाते थे, चाप काटना, फिर एक उस वाली लाइन से इधर काटना। याद आ रहा है, वो याद आ गया यार, अब बिना बताए रह नहीं सकता। एक रेखाखंड खींचते थे, उस रेखाखंड से एक चाप ऐसे काटा करते थे, इस वाले बिंदु से, इस वाले बिंदु से ऐसे काटा करते थे, और फिर इसको नीचे मिलाया करते थे, और बोलते थे नापो नापो 90 डिग्री आ रहा है। हाँ, तो ऐसे चाप करते थे ना, एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते थे कंस्ट्रक्शन। फिर फिर अपन निकालते थे चंदा खाएं चंदा खाएं। उस टाइम जब वो काम कर रहे होते थे ना, मेरे को उसी चीज में मजा आता था, तो मैं ज्योमेट्री लेके ऐसे बैठ जाता था, जैसे कोई मैं कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। चलिए, तो यहां हम ये कह सकते हैं कि अगर हम सर्कुलर मेजरमेंट करते हैं तो क्या होगा, सिंपल सी बात होगी सर, अगर आप थीटा को नापोगे तो थीटा जो होगा वह आर्क अपॉन रेडियस होगा, सिंपल सी बात है। या आर्क लिखते हो यानी कि चाप की लंबाई लिखते हो तो वह क्या होती है, त्रिज्या इंटू कोण। आ जाइए, तो यहां पर मैंने मेजरमेंट भी लिख रखा है, अब हम करते हैं कन्वर्जन, सीखते हैं, आ जाइए। थीटा बराबर क्या होता है, चाप की लंबाई, और आर्क होता है, ये पता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, हम जानते हैं सर, अगर पाए, पाई क्या है, पाए आपका एक रेडियन मान है, ये आपको पता है ना। कभी भी आपसे पूछे किसी भी थीटा की प्रिंसिपल वैल्यू लिखो, तो व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू पाई की टर्म में लिखी जाती है। 90 डिग्री का प्रिंसिपल वैल्यू पाई/2, 45 का पाई/4। तो यहां पर एक रिप्रेजेंटेशन बोल दिया कि जो ये पाए, देखो सी होता है लेकिन अपन यूज नहीं करते हैं। सी क्या बता रहा है कि भाई ये सर्कुलर मेजर है, सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सर्कुलर मेजर है, गॉट इट। और ये इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अब 180 ऐसे लिख दोगे तो क्या 180 डिग्री माना जाएगा क्या, नहीं, यहां डिग्री लिखा जाता है क्योंकि ये इंग्लिश सिस्टम है। मतलब सोचो कितनी डीप सेंस है ना, कि अगर हम सिंपल पाई लिख दें इसका मतलब 22/7, और पाई अगर रेडियन लिख दिया तो इसका मतलब 180 डिग्री। ठीक है, चलिए, सो यहां क्लियर है। अगर मैं कहता हूं कि एक सी यानी कि एक रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री बटे पाई, क्लियर है, देख लो। अब समझ में आ रहा है कि क्यों हम एक रेडियन को क्या लिखते हैं, 180 डिग्री बटे पाई लिखते हैं। तो कोई भी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई से गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं कि बताओ पाई/2 कितना डिग्री होगा, अब पाई/2 लिखा हुआ है, ये रेडियन में ही तो है, तो इसको डिग्री में लिखो। तो सर पाई/2 को अगर रेडियन में डिग्री में बदलना है तो डिग्री ऊपर आना चाहिए, तो 180 डिग्री बटे पाई, जिससे कि पाई पाई को खाई, और 180 डिग्री बटे 2 90 आई। पाई/12 को लिखो जरा,
तो पाई बटे 12 इंटू 180 डिग्री बटे पाई, सिंपल सी बात आई। यहां पर कितना आया? 15 डिग्री आया। तो मजा आया कि कभी भी किसी रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई का गुणा कर दिया जाता है, ठीक है। और कभी भी किसी रेडियन को डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 से गुणा कर दिया जाता है, इस प्रकार। कॉमन सेंस वाली बात है। ओके, डन है सर। सी क्या होता है बता दो प्लीज। ये वाला सी पूछ रहे हो क्या? ये अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है। अब जैसे तुमने यहां पर ये लिख दिया तो सर्कुलर है ना? चलिए, तो यहां पर जब ऊपर लिखा हुआ है पाई के ऊपर तो ये क्या है सर? कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। कंफ्यूज नहीं होना, डिग्री ऐसे बनेगा गोला पूरा और सी ऐसा बनेगा, यहीं रुक जाना है बस। क्या कंफ्यूजन होना है भाई? और कंफ्यूज हो रहे हो तो एक आध बार घर पे बना के देखो, 2-4 घंटे प्रैक्टिस करो इसकी। अब यही कंफ्यूज हो रहे हो बताओ। चलिए, अब थोड़ा सा कन्वर्जन सीख लेते हैं फटाफट। हालांकि आप सोचोगे कि सर ये ज्योमेट्री में कहां से आ गया? नहीं आता है क्या? सब चीजें आती है, काम की चीजें। डिग्री पढ़ रहे हैं, एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, थीटा पढ़ रहे हैं, ये चीज ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ेंगे। चलिए, दोबारा पढ़ेंगे, हाँ, इससे एडवांस वर्जन पढ़ेंगे। क्यों सर, ऐसा क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन कोर्स है। आइए, अब तुम्हें कारण पता लग रहा है, अब तुम डीप में जा रहे हो, चीजों को सीख रहे हो। और क्या चाहिए हमें? जैसे कि मैंने लिख दिया 5 पाई/12। मुझे डिग्री में बताइए इसको क्या लिखेंगे? तो 5/12 तो लिख दिया, और पाई को अगर काटना है ना तो 180 डिग्री लिखना है और बटे पाई लिखना है। पाई से पाई काटा, 75 डिग्री आंसर आया। 225 डिग्री को रेडियन में बदलिए। कैसे करूं सर? 225 डिग्री है, रेडियन में बदलना है ना, तो मैं क्या करूंगा? पाई बटे 180 से गुणा कर दूंगा। 15 से काटूंगा 12 बार, 15 15 225, 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, 5 पाई/4। ठीक है, क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है। बताइए, 150 डिग्री कितने ग्रेड के बराबर है? 150 डिग्री कितने ग्रेड के बराबर है? सर कैसे बताऊं? अरे अभी सिखाया था ना कि सर 90 डिग्री बराबर कितना होता है? एक समकोण बराबर 100 ग्रेड के बराबर होता है। तो एक 10 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? 10/9 के बराबर। तो 150 डिग्री कितना हो जाएगा? 150/9। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150/9 हो जाएगा। क्लियर है? तो आप इजीली कर सकते हो भाई, सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ सिखाया ना अभी, यहाँ बताया तो है कि सर 90 डिग्री अगर आपका 100 ग्रेड है तो एक डिग्री आपका कितना हो जाएगा? 10/9 हो जाएगा। ठीक है, हाँ 10/9 होगा ना, गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने? एक डिग्री बराबर 10/9, तो सही तो है। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, सही तो है? नहीं, सही कहाँ है? 100/9, तो ये हो जाएगा 1500/9। क्लियर है? चलिए आगे चलें। चलो बाय बाय ग्रेड, अब आपको वहां देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए, अब आते हैं आगे। घड़ी की सुइयों के द्वारा बनाए गए कौन है? एंगल मेड बाय निडल ऑफ ए क्लॉक। अब देखो यार, सिंपल सी बात है। घड़ी की सुई, दो आवर जो निडल होता है, आप फील करिएगा क्योंकि यहाँ पर फील वाली बात ज्यादा आती है और ये चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, हालांकि इस लेवल पे ज्योमेट्री में नहीं पढ़ाएगा, लेकिन मुझे समझाना बहुत आवश्यक है ना? क्योंकि नोट्स में जब डाला है तो काम की तो बात है। चलिए सर, घड़ी भी पढ़ाइए। अभी चुप रहिए थोड़ा सा, है ना? बस समझ लेते हैं, हो जाएगा काम। आप मुझे बताओ कि अगर आवर निडल है तो ये बताओ पूरा का पूरा एक डायल 360 डिग्री का होता है, तो ये 360 डिग्री कितने घंटे में कवर करती है? आवर निडल है तो आवर को नापेगी, तो 12 घंटे में कवर करती है। यानी कि एक घंटे में जो आवर निडल है, यानी कि घंटे की जो सुई है, वह 30 डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई की बात चल रही है पूरी। ठीक है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? बोले 60 मिनट होते हैं गुरु जी। तो 60 मिनट में 30 डिग्री बनाएगी। यस, तो एक मिनट में कितना बनाएगी? आधा डिग्री। मजा आया? चलिए,
तो मिनट की सुई की अगर हम बात करना चाहते हैं तो मिनट की सुई क्या करती है? मिनट की सुई सर ऐसे घूमती रहती है, ऐसे ऐसे घूमती रहती है, तो यानी कि मैं कहता हूं कि जब 360 डिग्री वो घूमेगी तो कितने मिनट कवर करेगी वो? 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में पूरा घूम जाएगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं 60 मिनट में, क्योंकि उसका मिनट एंड लेना है अपन को, उसका आवर एंड क्यों लेंगे? अरे बुद्धि लग गई है ना। वो सेकंड वाली चलती है टक 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 टक, तुम ये मत सोचना। वो 60 जो घंटे वाली सुई होगी, आपने देखा होगा, आप घड़ी का टाइम देखते हो ना, देखो घड़ी तो सबके पास होगी, है ना। ये आवर एंड होता है, जो कछुआ है बहुत धीमा चलता है बेचारा, छोटी सी सुई होती है, 1 मिनट की सुई होती है। ये ये बहुत धीमा खिसकती है, ये उससे तेज, और 1 सेकंड की सुई होती है और भी बड़ी। तो ये आपका सेकंड हैंड होता है, सेकंड हैंड, और ये आपका मिनट हैंड होता है। ये आपका क्या होता है? आवर हैंड होता है। इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा ना, जैसे कि 2021-22 की शुरुआत में मैक्सिमम लोगों का एक आध बार सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको मैं पर्सनली, मतलब किसी का कोई वो नहीं होगा, कंपनी का, पर्सनली मैं आपको गिफ्ट करूंगा घड़ी, ठीक है, और फिर तुम मुझे आईफोन दिलाना। चलो चलो, कैंसिल कैंसिल सर, कैंसिल। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं करूंगा पक्का। चलिए आगे चलते हैं। ये आवर एंड हो गया। तो आवर एंड आपको पता है ना कि जो पूरा घूमेगा, तो ये घड़ी का पूरा डायल पूरा घूमने में कितना टाइम लगा देगा? बोले सर 12 घंटे लगाएगा, क्योंकि जब यहां से यहां पर दोबारा आएगी तो 12 घंटे बाद आएगी। ठीक है, चलिए। अब मिनट हैंड क्या करता है? जब पूरे 1 मिनट में थोड़ा सा, तो यानी कि पूरे 60 मिनट में 360 डिग्री घूमता है। ठीक है, तो 1 मिनट में आपका कितना घूमेगी? 6 डिग्री घूमेगी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इस बारे में बात करते हैं। जैसे कि मान लो किसी घड़ी में 9:32 हो रहे हैं, किसी भी घड़ी में 9:32 हो रहे हैं डियर, तो आप मुझे बताइए इस घड़ी के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा? तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान बताने वाला हूं, पेपर में ये प्रश्न आ भी जाएगा, तो ये फोकट के नंबर हो जाते हैं, पढ़ाना जरूरी है बस। अब चुप रहिएगा, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखो 9 घंटे, तो आप मुझे ये बताएं कि जो भी आपके घंटे की जो सुई है वह कितना, 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगी? सिंपल एक बताओ मुझे, प्लीज चुप रहिए, सूरज वूरज सब चुप रहो। सर 9 घंटे में अगर मैं बात करना चाहूं तो 1 घंटे में कितना घूमेगी? 30 डिग्री घूमेगी सर। ओके, तो यहां पर मैंने क्या कर दिया? 30 डिग्री से गुणा कर दिया, और 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी, तो 32 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी? अगर हम बात करते हैं, क्योंकि 1 मिनट में भी तो कहीं, भाई मेरी बात समझ में आ रही है क्या? नहीं आएगी समझ में तुम्हारे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। आपको मैं ना प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूं, कृपया करके समझने की कोशिश करो। मैं आपसे कहता हूं कि यार आपकी घंटे की सुई खिसक रही है, तो पता है ना इसका इतना सा डिस्प्लेसमेंट, इस आवर की सुई का, इस घंटे की सुई का चिन्ना सा डिस्प्लेसमेंट, इसको भी तो इफेक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना? इसको भी तो इफेक्ट करेगा, पर्सनली बता रहा हूं। यानी कि मान लो कि मिनट एंड बढ़ना ही नहीं चाहता, लेकिन वो बढ़ेगा, वो भी एंगल कवर करेगा। कारण क्या है? कारण भी तो यही है ना, क्योंकि अगर मान के चलो मैं घंटे की सुई 12 से 1 बजा दिया, तो 12 से 1 बजाने का मतलब है कि ये मिनट की हैंड एक पूरा चक्कर लगा के आ चुकी है। हाँ या ना? हाँ, और क्या भाई, वो 12 से 1 आएगी तो इतने में ये पूरा चक्कर लगा के 12 पे आ जाएगी, जहां पर भी है। तो यही मैं कहना चाहता हूं, जब वो 9 घंटे बज गए, मतलब 9:32 हो गए, तो 9 घंटे में कितना डिग्री एंगल कवर कर लेगी? तो सर 30 डिग्री के हिसाब से 9 घंटे में 270 डिग्री घंटे वाली कर लेगी, कर लेगी। ठीक है, अब 32 मिनट में कितना कर लेगी? तो सर 32 मिनट में आवर एंड, आवर एंड की बात कर रहा हूं, आवर एंड आधा डिग्री कवर करती है, ये केवल आवर एंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 16 डिग्री और कर लेगी। 32 मिनट भी तो चलेगा ना भाई, 32 मिनट भी तो उस पर इफेक्ट डालेगा भाई। 32 मिनट में आधी आधी कहीं आ जाएगी, आधी कहां पे, कहीं ना कहीं। ठीक है, और अंतर निकालना है दोनों के बीच में। तो अब ये बताओ, 1 मिनट में अगर 6 डिग्री बनाती है, तो मिनट वाली तो केवल 32 मिनट ही चली है, तो 32 × 6 192, तो अंतर कितना आ गया? 94। नेक्स्ट, अब आते हैं पॉलीगन पर। ठीक है, अब आते हैं पॉलीगन पर। सर एसएससी टीसीएस में आज तक आया ही नहीं है ये। पवन क्या खुजली है भाई साहब? ठीक है, अब आते हैं पॉलीगन पर। सर एसएससी टीसीएस में आज तक आया ही नहीं है ये।
चलिए 32 मिनट पर ये क्वेश्चन क्या बनता है मैं बताता हूं। कवर किया गया एंगल बोला जाता है, तो ये एंगल ही निकाला है हमने, है ना, ध्यान रखना। अभी चुप रहिए थोड़ा सा। पॉलीगन पे आ जाते हैं। पॉलीगन को कहते हैं बहुभुज। अब पॉलीगन क्या होता है सर? अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ट्राइंगल की तरफ आ रहे हैं अपन लोग। तो ट्राइंगल से पहले जो भी चीजें हैं भाई, आप मान के चलो, अब आप ज्योमेट्री पढ़ोगे तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है सर? 32x6 कैसे आया? 32x6 ऐसे आया मेरे दोस्त कि 32 मिनट के लिए मिनट वाली सुई भी तो चलेगी, तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, तो 32 मिनट में 32x6। चलिए अब प्लीज चुप हो जाइए, ध्यान दीजिए पॉलीगन पर। पॉलीगन क्या होता है सर? पॉलीगन ऐसा होता है कि भाई कितने भी भुजाओं से बनी आकृति हो सकती है, नाम ही बहुभुज है, नाम ही बहुभुज है। तो अगर आपके पास में कम से कम, अगर पॉलीगन की बात करूं तो पॉलीगन हमेशा क्या होगा? एक क्लोज्ड शेप है। पॉलीगन हमेशा क्या है? एक क्लोज्ड शेप है, यानी कि एक बंद शेप है। और बंद शेप कब तक बन सकती है? क्या कभी भी आप 2 लाइन से बंद शेप बना सकते हो क्या? नहीं। आपको एटलीस्ट कम से कम आपको 3 रेखाखंडों की आवश्यकता है, तब आपकी बंद शेप बनेगी। चलिए सर, तो यानी कि अगर एक क्लोज शेप बनाते हैं तो वो पॉलीगन कहलाता है। अब आगे जब हम ट्राइंगल पढ़ेंगे, अपना क्या कहते हैं, चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं अपन, हेक्सागन पढ़ने वाले हैं, तो सारी चीजों में ये बहुत बड़ी काम आने वाली चीज है। ठीक है ना? क्यों आता है, कारण क्या है, बहुत जरूरी। ऑक्टागन आता है, ऑक्टागन का जब हम कैसे ऑक्टागन निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये सब काम आने वाली चीज है। तो बहुत सारी नॉलेज आपको मैं पहले ही दे देने वाला हूं, क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको ये सब चीजें क्या लगेंगी? फैमिलियर लगेंगी, आपको ये समझ में आएंगी, है ना? तो क्या हम कह सकते हैं? ट्राइंगल 3 भुजाओं से बना होता है, क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं से बना होता है, पंचभुज पेंटागन 5 भुजाओं से बना होता है, हेक्सागन 6 भुजाओं से बना होता है, हेप्टागन 7 भुजाओं से बना होता है, ऑक्टागन 8 भुजाओं से बना होता है, नोनागन नोना, है ना, नौनागन 9 भुजाओं से बना होता है, और डेकागन 10 भुजाओं से बना होता है। एक होता है दो डेकागन, तो दो डेकागन होता है 12, दुई दशभुज। ठीक है ना? तो ये साइड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, इनके नाम किस पे डिपेंड करते हैं सर? 11 का क्या होगा? 11 से बात ही नहीं हुई हमारी, 11 का हमने तो पढ़ा ही नहीं। ठीक है। अरे 11 पता लग जाएगा। डेकागन और दो डेकागन के बीच में क्या आएगा? एक डेकागन। ठीक है, आइए, हाँ, आ जाते हैं। अब होता है, देखो, कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, बहुभुज के प्रकार होते हैं, उत्तल बहुभुज। ठीक है, ये हमारा बहुभुज है और ये हमारे बच्चे हैं, और यहाँ हमारे बहुभुज चल रही है। ठीक है, चलिए। कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स मतलब होता है उत्तल। उत्तल मतलब क्या होता है कि ऐसे बहुभुज जिनका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से छोटा हो, ऐसे बहुभुज 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 को हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, है ना? चलिए, नहीं जय, और शादी नहीं हुई मेरी अभी, है ना भाई, है ना? चलिए, अब कर लेते हैं थोड़ा सा पढ़ाई। कॉन्वेक्स पॉलीगन की बात करते हैं, उत्तल बहुभुज की बात करते हैं, जब प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो जाता है। अब देखो, यहाँ फील आ रहा होगा, क्या ये 180 डिग्री से कम है? क्या ये 180 डिग्री से कम है? क्या ये 180 डिग्री से कम है? हाँ हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा है, सारे कम है। या क्या ये कम है? क्या ये कम है? क्या ये कम है? अरे दिख रहा है गुरुजी, दिख रहा है, सारे के सारे कम है, फील आ जाता है। ठीक है सर, अभी हम आगे बात करेंगे। और अगर 180 डिग्री से ज्यादा हो गए तो कॉनकेव पॉलीगन, बहुत बढ़िया चीज है। यानी कि कोई भी कोण, ऐसा नहीं है, अब कभी भी ऐसा पॉसिबल है क्या कि सारे के सारे कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएं? ऐसा नहीं है भाई, ऐसा खुल जाएगा फिर तो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं, सारे के सारे कोण 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, सारे के सारे कोण 180 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तो वो कॉन्वेक्स कहलाएगा। एक भी कोण, एक भी कोण, एक भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो कम से कम अगर एक कोण अगर 180 डिग्री से बड़ा हो गया, तो वो अवतल कहला देगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है जो काम आती है, पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं इन पर, क्योंकि इनके बारे में कोई बच्चा पढ़ता ही नहीं है ढंग से। यार पॉलीगन तो पढ़ के गया था, उत्तल और अवतल के बारे में पता ही नहीं था। कि मुझे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? यही पूछेगा कि व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कॉनकेव पॉलीगन। तो कॉनकेव पॉलीगन के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एक ऐसा पॉलीगन जिसका कोई भी एटलीस्ट एक एंगल 180 से ज्यादा हो, एटलीस्ट एक एंगल, तो वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव हो जाएगा। और कॉन्वेक्स जो होता है वो उत्तल होता है। बचपन में पढ़े होंगे ना, अवतल लेंस और उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस तो ऐसा वाला होता था, और अवतल लेंस ऐसा वाला होता था। याद आ रहा है फाइबर ऑप्टिक्स में? ये क्या काम करते हैं? प्रसरण का काम करते हैं। ये फैलाते हैं रेस को, और ये क्या करते हैं? ये रेस को इकट्ठा करते हैं एक जगह।
ठीक है। जब कभी भी हम ज्योमेट्री बॉक्स में ये तो डाइवर्स करते हैं, ऐसे फैला देते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होता है, अपना फोकस होता है, यहां पर इसका वक्रता त्रिज्या होती है, और भाई 3 नियम काम करते हैं कि जब एक लाइन जाती है तो फोकस से गुजरती है, लेकिन ये उल्टा कर देता है, ऐसे निकाल देता है उसको। एक बीच में से जाती है तो इसको तो सीधी निकालेगा, चलो, है ना, चलो छोड़ो, ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर बात आ गई हमारी कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स की। रेगुलर पॉलीगन की बात हम करते हैं। अब रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, इसका भी तो अपना एक स्टैक है भाई साहब, समबहुभुज। समबहुभुज क्या होता है, समबहुभुज वो बहुभुज होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है। जैसे कि हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, नाम क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज नाम है मेरा। प्यार से लोग मुझे समबाहु त्रिभुज बुलाते हैं, हाँ, प्यार से लोग मुझे वर्ग बुलाते हैं, प्यार से लोग मुझे समपंचभुज बुलाते हैं। तो मतलब नाम से पता लग रहा है कि यार इसकी सारी भुजाएं बराबर है और इनकी पारी चल रही है। चलिए, तो रेगुलर पॉलीगन वाली बात है, तो यहां पर हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर रेगुलर पॉलीगन की अगर हम बात करते हैं जिसमें सारी की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। नॉन रेगुलर, अब नॉन रेगुलर मतलब स्केलिन ट्राइंगल जिनकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, रेक्टेंगल, और कोई ऐसा पंचभुज बना दिया, तो जो क्या होगा, कोई भी भुजा बराबर ना हो, और वह क्या कहलाता है, नॉन रेगुलर कहलाता है। नाम से पता लग रहा है ना, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है। सर एंगल भी बराबर होंगे, ओबियसली, ये बात भी निश्चित है, ये बात भी निश्चित है। अरे यार होगी ना यार, रेगुलर पॉलीगन की चर्चा करते हैं अपन लोग, जो जो फॉर्मूले बने होते हैं ना, ये 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये रेगुलर की होते हैं, क्योंकि इनका तो आप निकाल ही नहीं पा सकते। समझ में आ रहा हो, हाँ। मतलब मैं कल पता नहीं कहाँ देख रहा था, हाँ, मतलब एक कोई बता रहा था, बहुत मतलब बड़ा शो चल रहा था, बड़ा शो, तो उसमें बोला था कि गजनी, गजनी है क्या, ऐसे गजनी की तरह भूल जाते हैं। अब उसको कौन, मतलब इलॉजिकल बातें कर ज्यादा करते हैं लोग, अब वो गजनी कैसे हो जाएगा, गजनी तो विलन था। हाँ, आमिर खान था, संजय सिंघानिया। चलिए, तो बहुभुज से संबंधित शब्द, टर्म्स रिलेटेड टू पॉलीगन, क्या, आइए देखो, जब कोई डायगोनल की बात करते हैं तो दो नॉन कंजुगेटिव जो हमारे वर्टेक्स होते हैं उनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाती है। अब विकर्ण को भी आपको समझना होगा, ठीक है, विकर्ण को भी आपको समझना होगा कि कोई भी आपकी, अब विकर्ण भी क्या ट्राइंगल में विकर्ण बन सकता है, नहीं बन सकता, क्या ट्राइंगल में विकर्ण बन सकता है, बना के दिखा दो आप लोग। तो विकर्ण होता क्या है उसको भी समझो, आज आप विकर्ण को भी समझो। ये बहुत, जो जिनको देखो थोड़ा बहुत भी ज्ञान होगा ना, उन बच्चों को लग रहा होगा सर ये चीज बताने की होती है क्या यार, लेकिन क्यों नहीं बताने की होती, बताओ, बिल्कुल होती है भाई साहब। देखो, दो अक्रमागत, अक्रमागत मतलब कोई भी वर्टेक्स आपके क्रमागत नहीं होने चाहिए, और उनको जोड़ने वाली लाइन, जैसे कि डी, ये छोड़ दिया, बी, उनको जोड़ने वाली लाइन, अल्टरनेटिव को जोड़ने वाली लाइन ही विकर्ण बना सकती है, लगातार नहीं होगा वर्टेक्स। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कभी भी दो लगातार वर्टेक्स के विकर्ण, दो लगातार वर्टेक्स से एक ही विकर्ण खींचा जा सकता है क्या, बोले नहीं खींचा जा सकता सर। तो द लाइन ज्वाइनिंग टू कंजुगेटिव वर्टेक्स टू नॉन कंजुगेटिव, ऊपर लिख दिया ना, तो वो टाइपिस्ट तुम्हें चेक कर रहा है बार बार कि जब मैंने ऊपर नॉन कंजुगेटिव लिखा है तो फिर यहां क्यों लिखूं मैं, उसको ये लगता है, और हमारी भी गलती, हमने भी ऊपर देखा नॉन कंजुगेटिव, नीचे देखा ही नहीं। चलिए, आइए आगे चलते हैं, फॉर्मूले, और ये काम की चीज है भाई साहब, ये इतनी काम की चीजें बता नहीं सकता मैं आपको। चलिए, क्या बोला जा रहा है भाई, बहुभुज से संबंधित सूत्र, बहुभुज से संबंधित सूत्र आपको निकालना है, फॉर्मूला रिलेटेड टू पॉलीगन। आइए, कैसे करने वाले डियर स्टूडेंट, हाँ, अर्चना कह रही है कैसे याद करेंगे ये सब रूल, रूल नहीं है ये, ऐसा कोई रूल नहीं है, हाँ? ये तो फॉर्मूलेज हैं। देखो, कभी भी कोई रेगुलर पॉलीगन आ जाए तो उस रेगुलर पॉलीगन की आपको साइड दे रखी होगी, दे रखी होगी नहीं दे रखी होगी, बोलो दे रखी होगी सर। तो उसकी अगर ऑल इंटरनल एंगल का सम निकालना हो तो क्या लिख सकते हो आप, 2n-4 इंटू 90 डिग्री भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो, और ये वही तो है, अगर आप दो कॉमन ले लेते हो तो n-2 इंटू 90 डिग्री। अब 90 डिग्री को अगर आप इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है,
और हमेशा याद रखना कि अगर मैं सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल पूछूं तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल पूछूं तो ये ऑल एक्सटर्नल ऑल इंटरनल एंगल और ऑल एक्सटर्नल एंगल का सम है। ओके, तो वो ऑलवेज क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ये कभी भी चेंज नहीं होता, ये एन पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, क्लियर है। चलिए, अब यहां क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स, जो कि उसके अंतःकोण होते हैं, तो उनका जो योग होगा वो क्या होगा, यही होगा ऑल इंटरनल एंगल्स का। और सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, चलिएगा। रवि कह रहा है एग्जांपल दीजिए। रवि देखो, ये मैंने बनाया एक पेंटागन, इसका एक्सटर्नल एंगल का सम बताओ। ऑल 360 डिग्री होता है भाई, यानी कि सभी बाह्य कोणों का योग। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। बाह्य कोणों की बात कर रहे हैं हम, हमेशा कोई भी ले लो। ठीक है, और अगर हम इंटरनल की बात करें तो इंटरनल एंगल का क्या होगा, एन बराबर 5 रखने पर तो 2n-4 × 90 डिग्री, तो 10 में से 4 गए तो इंटू 90 डिग्री, तो ये कितना आ रहा है, 540। 540 विल बी योर राइट आंसर। गॉट इट। सब ऑल ऑल इंटरनल एंगल्स का सम। ओके, चलिए, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। अगर हम नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना चाहें तो सर कभी भी अगर हम डायगोनल्स निकालना चाहें किसी भी आकृति में, तो यानी कि विकर्णों की संख्या, सर साइड्स का कैसे फाइंड करेंगे, कौन सी साइड्स, श्रीजा कौन सी, मतलब भुजा कैसे निकालेंगे। तो अब बात ही नहीं चल रही भुजाओं पे, तो ये तो एंगल्स पे बात चल रही है यहाँ पर, है ना। मतलब पूछता है कि मिन कितनी साइड्स, कितनी साइड्स होंगी वो निकालना है, तो वो देगा ना अपने आप ही। जैसे कि भाई मान लो n बराबर 5 दे दिया तो पेंटागन बन गया, n बराबर 7 दे दिया तो सेप्टागन बन गया। ठीक है, चलिए। ओके, तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या क्या हो जाती है, जैसे कि मान लो मैंने बोल दिया n बराबर 8 है, यानी कि ये ऑक्टागन हो गया। अब ऑक्टागन के नंबर ऑफ डायगोनल बताना जरा, किसी भी ऑक्टागन में विकर्णों की संख्या, तो n बराबर 8 रखने पर तो 8 × 8 - 3/2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 आपके क्या हो जाएंगे, डायगोनल्स हो जाएंगे। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है जो दिमाग में रखने होंगे आपको। ये है क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन आता ही आता है, बताना ही बताना है, और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न आते हैं कई बार। सीडीएस हो गया, एसएससी सीजीएल मेंस हो गया, कोई भी एग्जाम ले लीजिए भारत देश का। देखिए, अर्चना कह रहा है ओल्ड क्लास नहीं मिल रही, क्यों, ऐसा क्यों भाई। देखो, कोई भी अगर आपका स्टार आकृति का बहुभुज बन रहा है जिसमें शीर्ष कोण का योगफल, शीर्ष कोण समझ रहे हो, वर्टिक्स, वर्टिक्स एंगल, यानी कि ये वाले एंगल का सम, इन सभी एंगल का सम, तो जितने शीर्ष होंगे ना उतना ही आपका क्या होगा, एन होगा, जितने भी शीर्ष होंगे। तो यहां एन बराबर कितना है, 1 2 3 4, 2 2 4 5 6, तो यहां हम एन बराबर 6 रख देंगे, तो 6 - 4 × 180। क्लियर हो गया डियर। सर डायगोनल का एग्जांपल बता दो, तुम सो गए थे वो बता दिया था, है ना पहले। चलिए, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है यार, मतलब क्या बताऊं इसके बारे में। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हमारे सामने ये है, तो यहां पर कितने पॉइंट हैं, यहां पर कितने स्टार के शीर्ष हैं, 1 2 3 4 5, तो एन बराबर 5 रखेंगे तो 180 आ रहा है। ठीक है माय डियर, तो ये बढ़िया फॉर्मूला बन जाता है n - 4 × 180 डिग्री। क्वेश्चन आते हैं इस पर, काफी बार पूछे गए हैं, है ना। जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल भी दे दूं तो कैसा होगा, देखते हैं। मजा नहीं आया, ऐसे ही बनाना पड़ेगा फिर मेरे को।
आ नहीं रहा है मजा, बना लो बस। अरे फील आया, बिना आंखों के तो खूंखार सा लग रहा था, अभी बिल्ली सा लग रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कोई फॉक्स खड़ा हो है। देखो क्रिएटिविटी का एक सिंगल मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? अभी तुम इस डायग्राम को देख के अगर सामने होते तो ऐसा सब सब ये पूरी क्लास ऐसे करती। क्या बनाया सर ये? अभी लोग इसको सेटल करता हूँ। अरे कुल मिलाकर ऐसी बात है, 7 वर्टेक्स का n बराबर 7 वर्टेक्स का स्टार है एक, ये लो। तो उसके सभी अंतः कोण का योग कितना होगा? शीर्ष के, शीर्ष के वर्टेक्स के अंतः कोण का योग। बस तो क्या करना है सर, n बराबर आपको लेना है 7, और वो क्या होता है n-4 इंटू 180 डिग्री। हाँ यार, ठीक है 540। आगे चलें, आइए सबसे जरूरी और खास पॉइंट। ठीक है, सबसे जरूरी और खास पॉइंट क्या सर, कभी भी किसी बहुभुज में, कभी भी किसी बहुभुज में, अरे स्टार की बात कर रहा हूं, स्टार की n-2 होगा, वो n-2 वाला ये रहा, जब तुम्हारी झपकी लग गई थी ना, तब की बात है वो तो। वो सभी अंतःकोणों का योग है, ये सभी बाह्य कोणों का योग है, ये पॉलीगन की बात हो रही है। ये उसके बाद हमने स्टार पढ़ाया था, तार आकृति वाला, और स्टार की बात हो रही है यहां पर, सितारा। ठीक है, अब हम पॉलीगन की बात कर रहे हैं डियर। पॉलीगन की अगर बात करने चाहते हैं, चलिए तो कैसे करेंगे, अंतःकोण प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होता है। यानी कि हमेशा याद रखना कि किसी भी पॉलीगन में आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का 180 डिग्री होता है योग। यानी कि जब कभी भी आपको दिक्कत आएगी तो आपको कौन बचाएगा, बाह्य कोण बचाएगा, क्योंकि बाह्य कोण के द्वारा प्रत्येक बाह्य कोण का मान होता है 360 डिग्री बटे एन, ईच एक्सटर्नल एंगल ये होता है, और ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, जो भी योग आएगा उसमें एन का डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो सर ऐसा होता क्यों है, कारण नहीं बताओगे क्या आप? क्यों नहीं बताऊंगा, हमें भी डर लगता है भाई साहब। आओ, जैसे कि अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं, समझ तो नहीं आ रहा है थोड़ा थोड़ा, भाई पॉजिटिव था नेगेटिव था भाई साहब? आओ चलो, तो अगर मैं बात करना चाहता हूं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीन भुजाएं अगर बराबर होंगी तो क्या मैं ये कहने के लिए बिल्कुल भी नहीं संकोच करूंगा कि n बराबर 3 के सभी सभी कोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। तो सर आपने सिखाया था 2n-4 इंटू 90 डिग्री, तो यहाँ n बराबर कितना है, 3 है, यानी कि 3 दूनी 6 -4 इंटू 90 डिग्री। इसलिए हम कहते हैं कि तीनों कोणों का योग त्रिभुज के क्या होता है, 180 होता है। अच्छी खुशी की बात यह है कि यहाँ समबाहुभुज है, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज होगा ही ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, अपने आप ही होगा क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर है। तो आप मुझे बताइए प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, ईच इंटरनल एंगल। अरे सर ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, तो ईच इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अगर है और टोटल तीन भुजाएं हैं तो 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। तो ये देखो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि प्रत्येक कोण आपका क्या क्या होता है, 60-60-60 डिग्री का होता है। अब आपसे मैं ना कहना चाहता हूं कि भाई ये कौन सर, क्वेश्चंस कब कराओगे? एक चीज ही हो सकती है एक टाइम पे, है ना? अभी तो रेगुलर ही हो ना आप, आज कहीं जाते नहीं रहे ना? हाँ, चलिए आइए, तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर हम बाह्य कोण की बात करें सर, तो ये हमारा एक एक्सटर्नल एंगल हो गया, बोलो हाँ या ना? तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर मुझे
प्रत्येक एक्सटर्नल एंगल निकालना है, यानी कि ईच एक्सटर्नल एंगल निकालना है, तो सभी का कोण कितना होता है? 360 होता है, और भुजाएं कितनी है? 3 है, तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। वो हो भी रहा है, कारण क्या है? लीनियर पेयर। तो क्या सर ये हराकृति में ऐसा होगा? हाँ, देखते हैं, चलो कैसे। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं इसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकालो, मान लो ये कोण निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? रेगुलर पेंटागन है, n बराबर 5, तो पहले मुझे आंतरिक कोण निकाल के बताइए, इंटरनल एंगल निकाल के बताइए। तो सर गुरुजी पहले हम सम निकालेंगे, तो n बराबर 5 रखने पर 10 में से 4 गए तो 6 नाम 54, 540, 540 बटे 5 108। तो अगर भाई साहब ये अगर 108 है, तो मैं कहता हूं कि बाया लीनियर पेयर, तो इसका एक्सटर्नल एंगल यही तो हो जाएगा। कितना आ रहा है? 72। तो क्या 72 ही आएगा? हाँ सर, 360 बटे 5 करेंगे तो 72 ही आ रहा है। तो इसलिए हम कहते हैं क्या कि किसी भी बहुभुज में इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर हो गया भाई साहब? कहीं भी किसी भी आकृति में बात कर लो आप। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? अच्छा लगा? चलिए एक बार, हाँ क्लियर। आइए अब हम बात करना चाहते हैं, जैसे कभी भी हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी पड़ जाए तो आसान है ना, हमेशा नंबर ऑफ साइड्स के लिए कहां भागो? एक्सटर्नल एंगल की तरफ भागो। क्यों? ये हमें आसानी से दे देगा ना। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने बोला आपसे कि भैया मेरे पास अगर कोई एंगल है और मैंने बोल दिया आपसे एन बराबर आपके सामने 9 दे दिया मैंने, सुनना मेरी बात, तो मुझे इंटरनल एंगल निकालो। तो आप इंटरनल एंगल निकालना चाहते हो ना, तो भी आप कहां जाओगे? एक्सटर्नल एंगल के थ्रू जाओ, जल्दी निकाल पाओगे आप। कभी फॉर्मूला भूल जाओ तो बता रहा हूं। तो आंतरिक कोण वाला बात आ गई, तो अगर इंटरनल एंगल निकालना चाहते हो प्रत्येक आंतरिक कोण, तो सर मैं 9 का भाग दूंगा 360 में, तो ये आ गया 40। अब 40 ही आ गया तो इंटरनल होगा 140। क्यों? क्योंकि आपको पता है। तो फायदा फायदा है, मतलब समझ लो मेरी बात। तो चलो कल चौथे पॉइंट से पढ़ेंगे, और कल हम पूरा ट्राइंगल खत्म करने वाले हैं। तो अभी मैं ट्राइंगल के नोट्स डालने की कोशिश करूंगा रात तक, ये सारी चीजें रह जाएंगी, फिर बहुभुज के गुण है, बस खत्म। ठीक है ना, इनको पढ़ लीजिएगा। तो कल हम ट्राइंगल पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। A4 एक साथ दूंगा भाई, है ना, अभी ज्यादा वो मत करो, है ना, चीजें जो चला जा रहा है पढ़ा जा रहा है वो पढ़ो पहले। ओके, अभी मैं एक फाइल डाल रहा हूँ होमवर्क में, आप सभी का होमवर्क है। ठीक है, आप सभी का होमवर्क है, परसों शनिवार को 5 बजे क्लास होगी, आप सभी का होमवर्क दे रहा हूँ आज, तो उसको कर लेना। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल।